गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं, कैसा चल रहा है कोरोना काल में पढ़ाई? आवाज़ आ रही सभी को? इस समय बिल्कुल एकांतवास चल रहा है ना। कोरोना काल में केवल और केवल पढ़ाई चल रही होगी इस समय, और कुछ नहीं चल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और हम पढ़ रहे थे एल्केन की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड बिकॉज प्रिपरेशंस आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हाइड्रोकार्बन फॉर एल्केन। अब प्रॉपर्टीज की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं बचा हुआ है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। हम बात करने वाले हैं कल। अच्छा एक हमने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, हमने कहा था कि टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, जब तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आपको निकालने थे और एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया था। मैक्सिमम लोगों ने उस क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है। हम उसको सही सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था, हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन ये था, देखिए कुछ इस तरीके से, और यहां पर हमने लगा दिया था क्या, यहां पर इस तरीके से एबव द प्लेन हमने यहां ब्रोमीन लगा दिया था, और हमने आपसे कहा था कि ये क्लोरीन की रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपको बताना है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। क्लियर है? ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, अबव द प्लेन फिक्स लगा दिया है। एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई हेलोजन या कोई भी ग्रुप वेज पे या डैश पे अगर लगा होता है तो इट मींस इट हैज अ फिक्स्ड प्लेन। वो एक फिक्स प्लेन होगा, हम इसको मूव नहीं करा सकते। मतलब बी आर अगर अबव द प्लेन है, मतलब बी आर अबव द प्लेन होगा और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, ठीक है ना। बी आर को बिलो द प्लेन नहीं ले जा सकते। यहां पर क्या है, अब देखिए क्लोरीन कहां कहां अटैक कर सकता है। क्लोरीन एक यहां अटैक कर सकता है, एक यहां अटैक कर सकता है, एक यहां अटैक कर सकता है, और एक यहां अटैक कर सकता है। कहने का मतलब है अगर 4 बात की जाए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो की, तो 4 एमसीडीज होंगे, और वो चारों आपको यहां बनाने पड़ेंगे। देखिए कैसे, ये वाला ग्रुप तो बी आर यहां लगा रहेगा, तो पहला सीएल यहां लगेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरे ऑप्शन में एक बी आर यहां लगा है, ये वाला सीएल यहां लग जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा कि ये वाला बी आर वैसे का वैसा लगा रहेगा, अब अगला सीएल यहां लगेगा, और एक ऑप्शन कैसा हो जाएगा, एक ऑप्शन ऐसा हो जाएगा कि बी आर अगर यहां लगा है तो ये वाला कार्बन पे सीएल यहां लग जाएगा। तो 1 2 3 4, आंसर है 4 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग है 4। कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? ओके ठीक है ना। लेकिन अब बात करेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो की। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो में हमें क्या देखना है कि देखो इस वाले कंपाउंड में क्या ये कायरल सेंटर है? यस इट इज अ कायरल सेंटर। ये एक कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर है तो हमको पता है कि अगर कोई कंपाउंड कायरल सेंटर होता है तो उस पे कितने 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। लेकिन ये कायरल सेंटर तो है, लेकिन ये वाला जो बी आर है इसका रोटेशन नहीं होगा, ऑल्दो इट इज अ कायरल सेंटर, लेकिन इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 नहीं होने वाले। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए कि हर वक्त जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर हो तो उस पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही करे। ये ऑलरेडी मैं पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पर इसका आइसोमर्स एक ही होने वाला है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां देखो, क्या ये कायरल सेंटर है? यस ये कायरल सेंटर है। ध्यान रखिएगा ये भी कायरल सेंटर है। अब ये कायरल सेंटर अगर है तो बी आर अबव द प्लेन लगा है तो सीएल बिलो द प्लेन ही जाएगा, और सीएल बिलो द प्लेन जाएगा। कायरल सेंटर तो है बट इट शुड बी 1, लेकिन यहां पर एक ही लगने वाला है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए ये वाला कायरल सेंटर है, यस ये वाला कायरल सेंटर है, यस ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन ये वाला जो कायरल सेंटर है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी और यहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा 2, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो फिक्स्ड प्लेन है उसका रोटेशन नहीं होगा। भाई ऐसी यहां सिचुएशन क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बी आर अबव द प्लेन और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो जाए, बी आर बिलो द प्लेन कर दो, हाइड्रोजन अबव द प्लेन कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कायरल सेंटर होते हुए भी यहां पर वेरिएशन नहीं होगा। यहां देखिए, यहां पर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर है, लेकिन मूवमेंट नहीं होगा, तो यहां 1 ही होगा। तो टोटल 1 2 3 4 और 5। देखिए कुछ कोई वेरिएशन तो नहीं है, बात समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब इतना ही है केवल कि जहां जहां पर फिक्स्ड क्वांटिटी है वहां पर कायरल सेंटर अगर जनरेट हो भी जाता है तो मूवमेंट नहीं होगा,
और अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वहां ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट नहीं किए जाएंगे। तो केवल और केवल यहां पर वेरिएशन हो सकता है और यहां पर 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे। समझ पा रहे हो? अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, फिक्स, ये दोनों वैल्यू सेम। अबव द प्लेन हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन फिक्स। यहां अबव द प्लेन हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन फिक्स। क्लियर? तो ये था 4 और 5। हम बात कर रहे हैं, कल हमने क्वेश्चन दिया था, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हमने मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी दैट इज कॉल्ड हेलोजनेशन कवर कर चुके हैं। हेलोजनेशन में ये जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव और इंक्लूडिंग स्टीरियो, इसके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना? अब एक बात और, कल हमने आपको बता दिया था हेलोजनेशन में कि जो फ्लोरीनेशन होता है वो डायरेक्टली एल्केन से नहीं किया जाता है और जो आइडोनेशन होता है वो भी नहीं किया जाता है। तो फ्लोरीनेशन किससे किया जाता है? रिएक्शन हमने बताई थी, स्वार्ट रिएक्शन होती है, जो कि एल्काइल हैलाइड में आप लोगों ने अभी पढ़ोगे या पढ़ ली होगी। ठीक है ना? और एक होता है एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड में कौन सी रिएक्शन होती है? एल्काइल आयोडाइड के लिए हम एल्केन से डायरेक्टली आयोडाइड नहीं बनता है, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें हमने HNO3 का यूज किया था। उसके लिए एक और रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, ऑल्सो इन एल्काइल हैलाइड। वो भी एल्काइल हैलाइड में होती है और उसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। जरा वो भी देख लीजिए। कोई भी RX होगा, कोई भी अगर RX होगा, और RX का मतलब है यहां पर Cl हो सकता है, यहां पर Br हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, याद आ रहा होगा ये रिएक्शन आपको। देखिए अल्काइल हैलाइड, सोडियम आयोडाइड, I-, याद आ रहा है? I- क्या है? एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एसीटोन, एसीटोन कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? आपने SN1 में भी पढ़ा है, SN2 में भी पढ़ा है। तो क्या होगा कि ये जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक करेगा? R- पे अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा। बस समझ पा रहे हो? क्या बन जाएगा? Ri और प्लस NaX। इट इज वॉट? आइडो एल्केन। आइडो एल्केन अकॉर्डिंग टू SN2। SN2 है। क्लियर हो गया? SN2 के अकॉर्डिंगली I- इस R पर अटैक करेगा। मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड इट फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। X इज सब्सटीट्यूटेड बाई I। ध्यान रखना यहां पर आयोडाइड ही बनेगा, वहां पर RCl हो सकता है, RBr हो सकता है। अब देखो एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बना है। इस रिएक्शन का नाम जानते हो क्या? इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में बेसिकली ये पढ़ी जाती है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इसको कहते हैं। और यहां पर एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड है, इसलिए इसको इंटरचेंज ऑफ हैलाइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरचेंज ऑफ हैलाइड। ठीक है ना? इंटरचेंज ऑफ हैलाइड के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा यहां पर ये वाला जो I है ना, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब R पे अटैक करेगा। RCl होगा या RBr होगा, दोनों में से कोई भी वहां पर Ri ही बनेगा। अच्छा RCl हो या RBr हो, मैं पूछूं किसका रेट फास्ट होगा, RCl का कि RBr का? तो आपको अच्छे से पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का। बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2, इवन बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स SN1, इवन बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स E1, इवन बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स E2। ठीक है ना? ये सब कुछ कहां कहां पर? R पार्ट में क्या वेरिएशन हो सकता है, X पार्ट में क्या वेरिएशन हो सकता है, रिएजेंट पार्ट में क्या वेरिएशन हो सकता है, सॉल्वेंट पार्ट में क्या वेरिएशन हो सकता है, ये सब कुछ SN1, SN2, E1, E2, E1 CB, SNI इन सब पर डिपेंडेंट होता है। तो ये सारी चीजें एक साथ पूरी कवरिंग करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि वो उसमें क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चंस वेरी किए जाएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये SN1, SN2, E1, E2 पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाने वाला है। फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा सब कुछ। ठीक है ना? अब देखिए SN1, SN2 पढ़ चुके तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये वाला। अच्छा, अगर यहां पर हमने वीक यूज कर लिया होता, यहां पर अगर हमने कोई वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर लिया होता,
तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता, फिर ये अटैक नहीं करता। वीक कमजोर आदमी क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे कि भाई ये टूट जाए तो वो अटैक कर जाए। सब्स्टिट्यूट ये भी करेगा, सब्स्टिट्यूट ये भी करेगा, ठीक है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो स्ट्रांग होगा वो आएगा, अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, आएगा सीधे धक्का देगा, बाहर निकाल देगा। ये बेचारा क्या करेगा, ये वेट करेगा कि भाई हाँ कभी ये टूटे, कभी ये टूटने के बाद कभी ये फ्री हो, तभी अटैक करे। समझ रहे ना। तो ये है आइडो एल्केन बनाने का मेथड। और ये ध्यान रखिएगा, जो आइडो एल्केन है ये बनाने के मेथड में इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी की तरफ। अगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब बहुत बच्चों वाली प्रॉपर्टी बची, छोटी छोटी आसान आसान। हेडिंग डालो नाइट्रेशन, ठीक है ना। और नाइट्रेशन में देखिए, लिखो राइट, व्हेन एनी अल्केन CH3H alkane reacts with concentrated HNO3। ध्यान रखिएगा, when any alkane reacts with concentrated HNO3 और वो भी टेम्परेचर होगा 450 यानी 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, when any alkane reacts with concentrated HNO3 at room temperature then reaction is not possible। अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, मतलब आप यहां पर नोट करके इस बात को लिख सकते हो कि एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन जो है डज नॉट प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। आ चुके होंगे होपफुली सभी के सभी लोग। 224 बहुत धीरे धीरे आते हैं सुबह सुबह ना। एल्केन, कोई भी एल्केन में यहां पर CH3H नल है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, थोड़ी अच्छी फीलिंग के साथ, है ना। अच्छी फीलिंग कैसे आएगी, आर के साथ अच्छी फीलिंग आएगी। अब आई ना अच्छी फीलिंग, है ना। और ऐसे लगाओ थोड़ा ऐसे, है ना। When alkane reacts with concentrated HNO3 at room temperature, reaction does not proceed. While the reaction is treated with concentrated HNO3 at 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ये इसका वेपर फेस नाइट्रेशन हो जाता है। वेपर फेस, ये वेपर फेस में आ जाता है। यहां पर कहीं कहीं लिखा भी होता है वेपर फेस। भाई इतना टेम्परेचर रहेगा, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड होता है तो वो उसके वेपर फेस में आ जाता है, तो इट इज कॉल्ड वेपर फेस नाइट्रेशन। इसको हम वेपर फेस नाइट्रेशन भी कहते हैं। तो क्या होता है, अब देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे टूटेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 टूटता है OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, ऐसे टूटता है OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, ऐसा। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं तोड़ा, H+NO3-, ऐसा क्यों नहीं तोड़ा। कब ऐसा, कभी इच्छा होती है ऐसे तोड़ देते, कभी इच्छा होती है ऐसे तोड़ देते, हमेशा अपनी इच्छा चलाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 एक्वस मीडियम में है, पानी में डालोगे तो कुछ और होगा, और अगर किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो कुछ और होगा। भाई तुम पानी में कूद जाओ, तुम्हारी स्थिति कुछ और होगी, और मान लिया आप उबलते हुए ऑयल में तुम कूद जाओ तो तुम्हारी स्थिति कुछ और होगी। बात समझ में आ रही है ना, दोनों कंडीशंस अलग अलग होंगी, दोनों में अलग अलग रिएक्ट करोगे तुम, तो वही कंपाउंड, जब हम ऐसा रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड भी ऐसे रिएक्ट करने वाला है। तो जब भी किसी को उठाओ पानी में फेंक दो तो वो तैरना शुरू कर देगा और मजे लेगा उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को गर्म किसी एसिड में फेंक दो, बेस में फेंक दो कोई कंपाउंड को, तो क्या होगा कि उस सिचुएशन में उसके सारे स्पंज ढीले हो जाएंगे। तो यहाँ सिचुएशन जो होती है वो OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में चीजें अलग तरीके से ब्रेक होती है। तो आपको कैसे तोड़ना है, पानी में नहीं फेंका गया है, यहाँ स्विमिंग नहीं करनी है, यहाँ क्या करना है, यहाँ रिएक्शन करनी है। तो रिएक्शन कैसे होगी, अब ये वाली सिचुएशन, ये मैं पता है आर, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये वाला प्लस ये वाला माइनस, बिकॉज सिंपल इज व्हाट, RNO2 क्या बन गया, RNO2 प्लस वाटर, इट इज व्हाट, नाइट्रो एल्केन, या हम इसको एल्केन नाइट्राइड भी कह सकते हैं, एल्केन नाइट्राइड, दोनों में से कुछ भी कहो। एल्केन नाइट्राइड भी कह सकते हैं, नाइट्रो एल्केन भी कह सकते हैं, बस सिंपल एल्केन का नाइट्रेशन हो गया। अब देखिए कोई भी एल्केन ले लो, बस ध्यान रखिएगा रूम टेम्परेचर पे ना हो, टेम्परेचर हाई हो तो इस तरीके से निकल जाता है। बस समझ पा रहे हो। अच्छा यहां पर एक बात और समझ लो, एक कंडीशन ये है कि जो इसकी मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म भी बिल्कुल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और हेलोजिनेशन वाली होती है।
जरा इसकी मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म भी इसकी बहुत आसान सी है। एक बार हेलोजनेशन की मैकेनिज्म अगर क्लियर है तो ये मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगी। यहां पर क्या होता है, OH और NO2 हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये जो जानते हो कैसे टूटता है, ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही टूटता है। वो तो मैंने यहां समझा दिया आपको प्लस माइनस, लेकिन वो फ्री रेडिकल। अब आप सोच रहे हो फ्री रेडिकल क्यों टूटा, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज है। बेसिकली हाई टेम्परेचर पर हमने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस हो या हाई टेम्परेचर हो, 400-500 डिग्री सेल्सियस पे लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसको खुद नहीं पता होगा क्या कर रहा है। नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं कर रहा हूं मैं, घरों में जब हम यूज करते हैं फायर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन भर आप उसको गैस चूल्हे पे चढ़ाते रहो कुछ, वो 100 से 101 नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाना आसान नहीं होता है, बहुत टफ टास्क है, वो डेफिनेट अंडर टेम्परेचर प्रेशर पर काम होता है। तो यहां पर अगर हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल होती है, और फ्री रेडिकल में कैसे टूट जाएगा, ये OH फ्री रेडिकल और यहां पर NO2 फ्री रेडिकल, ठीक है ना। और ये जो OH फ्री रेडिकल है ये इस पे आ जाता है, किस पे, RH पे। तो RH पे जैसे फ्री रेडिकल आएगा, हमने आपको बताया है कोई भी फ्री रेडिकल किसी भी छोटा योद्धा किसी बड़े योद्धा से जब अटैक करेगा तो बड़ा योद्धा क्या करेगा, अपने सारे वेपन फेंक देगा, और कौन से वेपन यूज करेगा, यही छोटा वाला फ्री रेडिकल। ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, वाटर और प्लस R फ्री रेडिकल, और ये R फ्री रेडिकल इस NO2 फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है और बन जाता है RNO2। चलो भाई, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। RNO2 एंड इट इज कॉल्ड नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन कितना आसान है, हद है आसान होने की, इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। एक बात और, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, वही 3 जो पदवी दी थी हमने, बिल्कुल वही फिर से लगा लोगे। कौन सी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, यही 3 टर्म्स यहां पर अप्लाई किए जाते हैं। चलिए नोट करिए फास्ट, थोड़ा नोट कर लीजिए। इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। अब देखो, लेकिन एक कंडीशन यहां पर और है, एक छोटी सी कंडीशन और है। लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन जो है, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन, आप नोट करके लिखो जरा इस बात को, नोट लगाओ, लिखते चलो, मैं लिखाता चल रहा हूं कि व्हेन लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन, राइट, व्हेन लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स आर ट्रीटेड विद, राइट, आर ट्रीटेड विद concentrated nitric acid, then they give nitroalkane, while higher members of alkane give nitroalkanes as well as lower members of carbons of nitroalkanes, क्या कह रहा हूं जरा देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन होते हैं, जैसे मीथेन, ईथेन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, अगर इस तरीके के हो गया, आइसोहेक्सेन हो गया, इस तरीके के अगर एल्केन आते हैं और अगर उसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है वेपर फेस नाइट्रेशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पर तो होगा ही नहीं, वेपर फेस नाइट्रेशन में, तो वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी जो है का रैप्चर हो जाता है, वो भी फिजन हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये लिखा है CH3, CH2 और CH3 और इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवा दी जाए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 400 टू 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये टेम्परेचर याद रखो, तो रिएक्शन होगी तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो हमको पता है कि यहां से बन जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2, NO2, एक ये बन जाएगा। अच्छा, एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है CH3, CH और CH3 और NO2, बात समझ पा रहे हो ना। तो ऑफकोर्स यहां पर ये माइनर होगा, ये मेजर होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल 2 डिग्री ही होता है, और यहां का भी जो ऑप्शन होगा वही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही ऑर्डर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा हमने हेलोजनेशन क्लोरीनेशन में बताया था, आपको याद है ना। तो यहां पर क्या फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 2 डिग्री इंटरमीडिएट के हिसाब से ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। लेकिन एक और खास बात क्या, कि इसमें से जब
हायर मेंबर्स अल्केन्स होते हैं, मतलब प्रोपेन या प्रोपेन से ऊपर वाले, ठीक है ना, इवन आप सभी में काम करवा सकते हो क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट सभी में बन जाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूट जाता है, और बॉन्ड भी, ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, ये बॉन्ड भी टूटता है और मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यानी यहां पर कितना बन जाएगा, दो प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट। तो यहां पर ये वाला भी प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2NO2, एक ये वाला, और प्लस एक ये वाला भी बन जाएगा CH3NO2। देख लो भाई और थोड़े थोड़े करके सारे बन जाते हैं। ये थोड़ा मेजर होगा, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ये होगा, लेकिन बाकी सारे बनेंगे। तो मोर देन वन करेक्ट आंसर अगर पूछा जाएगा तो ऑल द नाइट्रो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रेशन, ठीक है ना। तो यहां पर रैप्चर होता है, यहां पर बॉन्ड फिशन होता है, किसका, एल्केन का। कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड टूट जाता है और वहां के भी नाइट्रो एल्केन्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो जरा अब आपको ब्यूटेन का बनाना है। ब्यूटेन में आपको क्या करना है, सारे नाइट्रो एल्केन के प्रोडक्ट बनाओ। चलिए बनाइए जल्दी से, फास्ट। ब्यूटेन में नाइट्रो एल्केन्स के सारे प्रोडक्ट बनाने हैं आपको। बना लोगे? देखो सबसे पहला तो यही बनेगा, मैं डायरेक्ट इससे बना रहा हूं, आप इससे समझ जाइए, है ना, नाइट्रो एल्केन। दूसरा ये वाला बन जाएगा, कौन सा, ये वाला 2 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है ना। अच्छा अब एक ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कैसा बनेगा, ये 3 का नाइट्रो, ठीक है ना, और 1 का नाइट्रो, समझ पा रहे हैं। और 3 वाले में क्या बन जाएगा, 3 वाले में ये वाला भी तो बन जाएगा, 1 नाइट्रो और ये नाइट्रो, समझ गया ना। और 3 वाला भी टूट जाएगा, 3 वाला कैसे टूटेगा, 3 वाला 2 वाले में टूट जाएगा, और प्लस मीथेन नाइट्राइड ऑलरेडी बना रखा है। तो इतने डिफरेंट स्पेसीज फॉर्म हो जाएंगे, इतने डिफरेंट स्पेसीज। लेकिन 2 मोल ऑफ मीथेन नाइट्राइड बनेगा क्योंकि इसके साथ भी तो CnO2 बन रहा है ना, तो CnO2 या CnO2 है। एक बार 4 को 4 में बना लिया हमने, ये दोनों 4 वाले हैं, है ना। एक बार 3 वाले बनाए, ये दोनों 3 वाले हैं। और जब 3 वाले बनाओगे तो 3 + 1, तो 3 वाले + 1 वाले, तो 3 में क्या है, 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो भी बनेगा। और 3 को भी जब 2 में तोड़ोगे तो ये 2 में चाहे नाइट्रो यहां लगाओ चाहे नाइट्रो यहां लगाओ, एक ही बात। और 1 में तोड़ोगे तो ये वाला उससे कॉमन हो जाएगा। तो टोटल अगर डिफरेंट स्पेसीज पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट स्पेसीज है, नोट करके लिख लीजिए, 6 डिफरेंट स्पेसीज आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाइट्रो एल्केन का टर्म किया जाता है, और ये भी पूरा वैसे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बिहाफ पर काम होता है। ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है कि यहां पर रैप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक नोट करके एक एक्सेप्शनल केस लिखो, इसका एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये ऐसा नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जब हमने नियोपेंटेन लिया, नियोपेंटेन समझते हो ये, और नियोपेंटेन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाई गई, तो इसमें क्या हुआ कि इसने क्या बनाया, CH3COOH बनाया, प्लस CO2 बनाया, प्लस H2O बनाया। ये एक स्पेशल केस है, यू हैव टू लर्न इट, आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है, लर्न इट, कि व्हेन नियोपेंटेन, नाइट्रेशन ऑफ नियोपेंटेन, वेपर फेस में अगर नियोपेंटेन का नाइट्रेशन किया जाता है एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, then it converts into acetic acid and carbon dioxide and water। अच्छा ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड यहां पर क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वहां अंदर क्या हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंदर क्या हो रहा होगा कि एक देखिए नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे एल्केन की, कि एल्केन को अगर नॉर्मली ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो वो एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो एल्डिहाइड बन जाता है या कीटोन बन जाता है, और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो एसिड बन जाता है। ये पूरी सीरीज है, एल्केन, एल्केन के ऊपर होता है एल्कोहल, एल्कोहल के ऊपर होता है एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर होता है एसिड। ये सारे चैप्टर्स हैं, इनको चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी आप एक सीरीज समझ लो। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्केन को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, ठीक है ना। ये एक स्पेशल केस है, यू हैव टू लर्न इट। तो इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। बस ये था नाइट्रेशन, है ना। आसान, आसान नहीं, बहुत आसान है। अच्छी अच्छी रिएक्शंस तो सारी कवर हो गई हैं, क्लीमेंसन हो गई, वोल्फ केस्नर हो गई, कोल्ब्स हो गई,
मेटल कार्बाइड हो गए, ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से लर्न करो, है ना। चलो ये भी, अगली रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज अ नाइट्रेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज बिल्कुल इसी तरीके से सल्फोनेशन। बात करेंगे हम सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन, देखिए सल्फोनेशन मतलब समझते हो, सल्फोनेशन का मतलब रिएक्शन विद H2SO4। और H2SO4 जानते हो कौन सा यूज किया जाता है? फ्यूमिंग। फ्यूमिंग H2SO4 यूज किया जाता है। फ्यूमिंग मतलब समझते हो? फ्यूमिंग का मतलब होता है कि जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड में H2SO4 डाल दिया जाए। भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्यूमिंग है ना, फ्यूम्स बाहर निकल रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के निकलेंगे ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, या कभी कभी इट इज व्हाट H2S2O7, इसको ओलियम भी कहते हैं। ओलियम का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, पढ़ा है ना, मोल कंसेप्ट में, परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम, H2S2O7। तो सल्फोनेशन जो है H2S2O7 भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है, या फ्यूमिंग H2SO4, इन तीनों में से किसी से भी कहा जा सकता है कि व्हेन एल्केन रिएक्ट विद एनी ऑफ दीज रिएजेंट्स, एक ही बात है। अच्छा, खास बात क्या है? खास बात यह है कि लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद फ्यूमिंग H2SO4। अब कितने लोअर मेंबर? 1 नहीं करेगा, 2 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा। 6 or more than 6 carbons of alkane will react with fuming H2SO4। नोट डाउन, इस बात को लिखो कि लोअर मेंबर्स ऑफ alkane, राइट डाउन, लोअर मेंबर्स ऑफ alkane do not react with concentrated H2SO4 या fuming H2SO4 while 6 or more than 6 carbon atoms, मतलब यहां पर 6 or more will react with H2SO4। ठीक है ना, केवल और केवल 6 या 6 से ज्यादा। कैसे? और कॉन्सेप्ट क्या होगा? बिल्कुल वही, RH की रिएक्शन H2SO4 से करवा दो। H2SO4 ब्रेक कैसे होगा? अच्छा, यहां कैसे लिखा जाएगा? यहां ऐसे लिखा जाएगा H2SO4, ऐसा फ्यूमिंग। और इनका टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, ठीक है ना, टेम्परेचर कम नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा नहीं है घर पे जाओ गैस चूल्हे पे चढ़ा दो बन गया प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, घरों में नहीं बनता ये, ठीक है ना। तो H2SO4, अच्छा ब्रेक कैसे होगा H2SO4? पानी में नहीं डाला जा रहा है, अभी तक तुम लोगों ने पानी में डालना सीखा है, पानी में नहीं डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा? OH माइनस SO3H प्लस, OH माइनस, और वही ये H प्लस, ये OH माइनस, क्या हुआ? वाटर निकल गया, और वाटर निकलने के बाद क्या बचा? RSO3H। तो ये क्या है? इट इज एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड, आयुपेशी तो आती है ना सबको, एल्केन सल्फोनिक एसिड। बस कंडीशन ये है कि ये R क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए, छोटा काम नहीं चलेगा। और इसकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी नाइट्रेशन वाली है, बिल्कुल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। समझ पा रहे हैं ना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कि H2SO4 पहले OH फ्री रेडिकल, SO3H फ्री रेडिकल में जाएगा, और उसके बाद RH से वाटर बन जाएगा, R फ्री रेडिकल आएगा, और R फ्री रेडिकल से SO3H फ्री रेडिकल से अटैच हो जाएगा। ठीक है ना? कर देता हूं, करता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। देखो कैसे काम करेंगे, नोट करते चलिएगा भाई सब कुछ। यहां पर क्या करना है, जैसे मान लिया सबसे पहले क्या है, ये OH और SO3H, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा? OH फ्री रेडिकल और प्लस SO3H फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म आप लिख लिया करिए, यहाँ पे मैकेनिज्म चल रही है, ठीक है ना। अब ये जो है RH, ये OH फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा, तो OH फ्री रेडिकल ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी फ्री रेडिकल में आ जाएगा, ये आ जाएगा H2 और प्लस R फ्री रेडिकल। और ये जो R फ्री रेडिकल है किससे अटैक करेगा? SO3H फ्री रेडिकल से। क्या बन जाएगा? RSO3H। बिल्कुल वैसे ही लिखो, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, यही 3 कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। नाउ इट इज एल्केन सल्फोनिक एसिड, 6 या 6 से ज्यादा, ठीक है ना। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लगा है क्या? एल्केन, ठीक है ना। और रिएक्शन करवाई गई OH SO3H से, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 SO3H।
देखिए हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, इट इज हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अच्छा फ्री रेडिकल है तो ऑफकोर्स 2 डिग्री भी बन जाएगा उसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखना यहाँ कार्बन कार्बन का रैप्चर नहीं होता है, यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं होगा जो कि नाइट्रेशन में होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी चीज हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप 1 डिग्री और 2 डिग्री बना सकते हो। क्लियर है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आरएच की रिएक्शन चाहे नाइट्रेशन से करवाई जाए चाहे सल्फोनेशन करवाया जाए, सिंपली वो नाइट्रो जुड़ जाता है और SO3H जुड़ जाता है। कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी है, लेकिन बस चीजें थोड़ी सी लर्निंग पोर्शन है, याद करते चलिए, समझते चलिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम एक अगला हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रॉपर्टी इज एरोमेटाइजेशन। हेडिंग डालिए एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन समझते हो? एरोमेटाइजेशन में आपको यह भी पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आप अच्छे से जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जीओसी में पढ़ चुके हो, हकल रूल्स फॉलो करता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो सब आपको पता है। यहां पर क्या होगा कि किसी भी नॉर्मल एल्केन से हम क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे। और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजीन होता है। तो यहां पर पहली हम जो प्रिपरेशन है बेंजीन बनाएंगे। हालांकि एरोमेटिक और 3 के भी बनते हैं, लेकिन यहां पर नॉर्मल हेक्सेन से हम बेंजीन बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा एरोमेटाइजेशन के लिए मिनिमम कार्बन यहां पर 6 या 6 से ज्यादा होने चाहिए। इवन 6 से 10 के बीच में जनरली माने जाते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा भी कभी कभी किसी बुक में आपको 10 से ज्यादा भी मिल जाएंगे। तो आप लिखो इस बात को, राइट व्हेन, मैं लिखता हूं यहां पे, व्हेन 6 और मोर कार्बन, 6 और मोर कार्बन, ठीक है ना, इन जनरल 6 to 10 होता है। इन जनरल 6 to 10, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 6 से 10, 10 से थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं, 12 तक जाते हैं। 6 और मोर कार्बन रिएक्ट्स विद किससे, Cr2O3 इन विद एल्यूमिना, इसकी प्रेजेंस में, विद 600 to 650 डिग्री सेल्सियस एट 15 atm प्रेशर। मतलब अंडर डेफिनेट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये एरोमेटाइजेशन होता है। आसान नहीं होता है, मतलब ये जो मैंने लिख दिया ना 2 लाइनों में, आपको लग रहा है अरे बस याद करना, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो उतना एटीएम, यहां 1 atm प्रेशर है, 1 atm को 2 atm 3 atm 4 बनाने में मतलब आसान नहीं होता है। टेम्परेचर को और इसको मेंटेन करना बहुत टफ टास्क होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत टफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में then it converts into aromatic, then it gives an aromatic compound। तो ये aromatic compound बन जाता है। चलिए नोट करिए जल्दी से, then it gives aromatic। ठीक है ना? तो ये aromatic compound बनता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रब कर रहा हूं इसको, जैसे मान लिया हमारे पास, हमने कहा 6 से ज्यादा होना चाहिए, एरोमेटाइजेशन है, क्या करना होता है, इस तरीके से देखो, ऐसा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना ये, और इसकी रिएक्शन करवाई गई किससे, Cr2O3 एल्यूमिना के साथ, Al2O3, इसको हम टोपाज भी कहते हैं। टोपाज समझते हो, टोपाज जो ब्लेड आती है वो यही फॉर्मूला होता है टोपाज का। और टेम्परेचर 600 से 600 और 15 atm प्रेशर, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये डेटा एनसीईआरटी डेटा आप बिल्कुल एज इट इज याद करोगे, मतलब ये याद करना है आपको, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, आप ऐसे समझो स्टेप बाय स्टेप। पहले एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो दोनों सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद देखो कैसे होता है कि यहां पर क्या होता है कि पहले एक एक हाइड्रोजन निकलता है, कैसे आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बन जाता है, और इसी को कहते हैं बेंजीन।
आपको डायरेक्टली ये लिखा हुआ मिलेगा वो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कितने हाइड्रोजन निकले, 1 2 3 4, 4 मोल हाइड्रोजन निकले हैं। 4 मोल हाइड्रोजन निकलने के बाद डायरेक्टली बेंजीन बन जाता है। तो आप डायरेक्ट याद करो कि नॉर्मल हेक्सेन है, इज व्हाट, इट इज नॉर्मल हेक्सेन। आइसो नहीं चलेगा, ठीक है ना। नॉर्मल हेक्सेन कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, समझ गए। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम इस 6 को 7 कर लेते, मतलब ऐसे कर देते, ऐसे ऐसे, और अगर इसकी रिएक्शन करवाते सेम, बनाओ जरा, बताओ क्या बनेगा, बनाइए और बताइए क्या बनेगा। हाँ भाई, क्या बन सकता है, बड़ी आसान सी चीज है, वो तो वही बनेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस यहां पर क्या लग जाएगा, एक मिथाइल लग जाएगा। मिथाइल कहां से, यहां से लगा दो। अच्छा समझ, तो यहां बीच से भी लगा सकते हो, इसके बीच पेट से फाड़ते हुए सीधे CH3। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया मैंने यहां Cl लगा दिया ऐसे, तो समझते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसके बीच से अटैच हो गया, मतलब ये ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, इसका कोई भी पोजीशन हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा कोई भी हो सकता है, बीच से लगने का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या, मिथाइल बेंजीन, टॉलीन, ये टॉलीन बन जाता है, समझ गया ना। अच्छा, अगर मान लिया 7 ना बना के, अच्छा वही सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो अभी हमने ऊपर वाला बताया, मैंने 8 वाला दे दिया होता, 8 यानी कितना, C8H18 नॉर्मल हेक्सेन है, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने वही सेम, Cr2O3 L2O3 है ना, 600 विथ 15 ATM। और अब अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया होता तो ये एक कार्बन और बढ़ गया होता ऐसा, तो यहां जानते हो क्या बन जाता, यहां बन जाता कुछ ऐसा, ये बन जाता इथाइल, CH2 और CH3, ये बन जाता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इथाइल बन गया, 2 मिथाइल क्यों नहीं लगेंगे, 2 मिथाइल भी तो बना सकते थे भाई, टोटल 8 है तो 6 7 8, तो हम कब मना कर रहे हैं, आप ये भी बना सकते हो बिल्कुल, ये CH3 और CH3। अच्छा, इसके अलावा तो ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, CH3 और CH3। अब इतना सब बना लिया तो एक और बना लो, CH3 और CH3। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, वही मैंने कहा 20 से लगा देते तो ऑर्थो मेटा पैरा सब हो जाता, ठीक है ना। तो कभी कभी इसके साथ ये वाला लिखा हुआ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा, ये और ये, ऑर्थो मेटा पैरा, ये सारे छोटे छोटे, मतलब थोड़े थोड़े सब बनेंगे, सारे प्रोडक्शन यहां पर होने वाले हैं। इथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन, और ये 1 2 1 3 1 4, मतलब ऑर्थोजाइलिन, नाम लिख लो इसका सभी का, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, ये सारे जाइलिन के पार्ट हैं, है ना। और यहां पर ये सारे के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बता सकते हो, जरा बताओ इन दोनों में कौन सा आइसोमर्स है, ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, ये वाले, दीज टू आर कौन से पोजीशन, दीज टू आर चेन आइसोमर्स। ध्यान रखो, अगर ये कहा जाए 1, ये कहा जाए 2, ये कहा जाए 3, ये कहा जाए 4, तो 1 जो है 1 2 के रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में चेन आइसोमर्स है, लेकिन 2 3 4 आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। तो 1 and 2 चेन, 1 and 3 चेन, 1 and 4 चेन, ये सारे के सारे चेन आइसोमर्स है। क्लियर, इट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, इसको हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। एरोमेटाइजेशन के बाद छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, लर्न करते रहिए, समझ समझ के रटो और रट रट के समझो, बस यही फंडा लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास आइसोमराइजेशन की। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन क्या होता है, लिखो, आइसोमराइजेशन में लिखो, when any normal alkane, right, when any normal alkane, ब्रैकेट में 4 और मोर देन 4, यहां कार्बन 4, क्योंकि आइसो बनाना है मिनिमम 4 कार्बन का होता है। when any normal alkane ब्रैकेट में 4 और मोर देन 4 कार्बन is treated with
is treated with aluminium chloride and hydrous aluminium chloride in presence of HCl, or aluminium bromide in presence of HBr with 200 degree Celsius. Normal alkane ब्रैकेट में 4 और more than 4 कार्बन is treated with aluminium and hydrous aluminium chloride in presence of HCl or aluminium bromide in presence of HBr with 200 degree Celsius. Then it gives normal alkane. Then it gives isoalkane. Sorry, ये नॉर्मल एल्केन है और ये बन जाएगा आइसो. आइसो का मतलब क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 और CH3. इट इज आइसोब्यूटेन. ये नॉर्मल ब्यूटेन एल्केन क्यों लिखा है? नॉर्मल ब्यूटेन लिखो यहां पे, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन. समझ पा रहे हो कि कोई भी नॉर्मल एल्केन अगर लिया जाए और अगर इस रिएजेंट्स का यूज किया जाए, तो इस रिएजेंट का मतलब समझते हो क्या? इस रिएजेंट का मतलब होता है कि बस सामने वाले नॉर्मल एल्केन को आइसोमराइज कर देना. आइसोमराइज करने का मतलब ये है, अब आपको आइसोटर्म तो पता ही है. आइसोटर्म क्या होता है? आइसोटर्म ये होता है, जरा आइसोटर्म देख लो सभी को, कि दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल लगा हो और फर्दर कोई ब्रांचिंग ना हो. दोनों कंडीशंस, कि पहले वाले पे नहीं, दूसरे वाले पे एक मिथाइल लगा हो, एक केवल मिथाइल, और तीसरे से कहीं कोई ब्रांचिंग ना हो. दैट इज कॉल्ड आइसो. ठीक है ना. आइसो ऑक्टेन वगैरह थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, जो कि आप जानते भी होंगे. आइसो ऑक्टेन एक्सेप्शनल होता है, बाकी नॉर्मल आइसो में यही केस होता है कि कोई भी नॉर्मल, अगर पेंटेन होता तो आइसो पेंटेन बन जाता, हेक्सेन होता तो आइसो हेक्सेन बन जाता. समझ पा रहे हो? अच्छा, आइसोटर्म मैंने 4 के लिए क्यों कहा है? क्योंकि 3 टर्म्स, 3 का होता ही नहीं है. CH2 CH3. मैं आपसे कहूं कि इसका आइसो बन जाएगा? हाँ बन जाएगा. कुछ लोग ऐसा कहेंगे बन जाएगा. ऐसा नॉर्मल प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, बस यही नहीं होता है. आइसोप्रोपेन थोड़ी है, ये है तो प्रोपेन, ये भी प्रोपेन, ये भी प्रोपेन है, तो वो आइसो नहीं बनता है. हाँ, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो नाउ इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल. तो ये आइसोप्रोपाइल बनता है, लेकिन हमें चाहिए आइसो नॉर्मल एल्केन, हमें आइसो एल्केन बनाना है वहां पे. तो इट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन. किसी में भी आप आइसो टर्म बना सकते हो. अगर नॉर्मल पेंटेन ले लिया जाए, देखो जरा, अगर मान लिया ऐसा कंपाउंड ले लिया जाए, ऐसा यहां पर लगा दिया जाए, ऐसा ये वाला 1 2 3 4 5 6, एक और लगा ऐसा, और इसकी रिएक्शन इससे करवा दी जाए. ऑलरेडी एक आइसो दे के रखा है हमने. नॉर्मल एल्केन की जगह कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि अगर ऑलरेडी आइसो दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? इस नॉर्मल को आइसो बना दो. 1 2 3 4 5 6 है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, एक आइसो यहां लगा, एक अपनी तरफ से आइसो इधर लगा दो. मतलब वो लेफ्ट से आइसो था, हमने राइट से भी आइसो बना दिया. नॉर्मल एल्केन को आइसोमराइज करना होता है. नॉर्मल एल्केन को आइसोमराइज करना होता है. तो आइसोमराइजेशन का बेसिक फंडा ये होता है. ठीक है ना. अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि 1 क्लोरोप्रोपेन लिखा है, CH3 CH2 CH2 और Cl. 1 क्लोरोप्रोपेन. 1 क्लोरोप्रोपेन को आप 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करो, CH3 CH और CH3, और यहां Cl लगा दो. मैंने आपसे कहा कि 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करो. हाउ मेनी मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड? कितने मिनिमम स्टेप्स इसमें रिक्वायरमेंट है? 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन. चलो जरा बना के दिखाओ, कितने लोग बना सकते हैं? 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन. आपको बताना है कि कितने मिनिमम इसमें स्टेप्स लगेंगे. तो देखिए, आपको यहां पर ये प्रोसेस भी लगा सकते हो. कैसे? इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केवल से करवा दो. पढ़ा है आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन, याद है? CH3 CH2 Cl, ये स्ट्रॉन्ग एक बेस है अल्कोहलिक केवच. तो Cl यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड. ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है. एलिमिनेशन रिएक्शन कहा हम एल्कीन में वापस फिर से पढ़ेंगे. ऑलरेडी आप E1 E2 और E1 CB EI सब पढ़ चुके हो, लेकिन उस सारी रिएक्शंस का हम यहां पर रिवीजन करने वाले हैं जब हम एल्कीन, अभी अगला चैप्टर आएगा, अगले चैप्टर में एलिमिनेशन रिएक्शंस हम कवर करेंगे. और ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो फिर ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, इट डिपेंड्स कि अगर आपको रिवीजन करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि
एल्काइल हैलाइड में भी एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रॉपर पढ़ी जाती हैं। तो यहां पर क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है, प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन की रिएक्शन किससे करवा दो, HCl से करवा दो। ये भी एल्कीन की प्रॉपर्टी है, मार्कोवनिकॉफ रूल। यहां मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, ये भी हम बात समझेंगे कि मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। क्या होता है कि Cl कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, H कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। अपोजिट भी लग सकता है, लेकिन यही रूल है, इसकी मैकेनिज्म है प्रॉपर, वो हम समझेंगे आगे। और यहां पर लग जाएगा Cl। देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन, तो एक स्टेप 2 स्टेप आ गया। लेकिन सिंपल है, हम इसका आइसोमराइजेशन कर दें। आइसोमराइजेशन ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन और ये है प्रोपाइल क्लोराइड, और वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए CH3 CH2 CH2Cl, और आइसोमराइजेशन करवा दिया, तो आइसोमराइजेशन में क्या हो जाएगा, ये देखो, ये है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। समझ पा रहे ना, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लिखो, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। भाई आइसोप्रोपेन नहीं बन सकता, लेकिन आइसोप्रोपाइल तो बन सकता है ना, तो बस वही आइसोप्रोपाइल बना दिया क्लोराइड। तो आप मिनिमम एक स्टेप में बना सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा कंसेप्चुअली चलोगे तो आपको 2 स्टेप लगेंगे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड स्टेप पूछा है तो एक आंसर आ जाएगा, फिर आप यहां 2 नहीं सॉल्व करोगे। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम आइसोमराइजेशन पढ़ते हैं। अब उसमें अभी बचा हुआ है क्या क्या, अभी बचा हुआ है कंबशन, बचा हुआ है हीट ऑफ कंबशन पढ़ेंगे उसमें, फिर हम उसमें अलग अलग वेरिएशन पढ़ेंगे, हीट ऑफ कंबशन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। और कंबशन के बाद उसमें कंप्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है, कैटालिटिक कंबशन है, उसके बाद पायरोलिसिस है इसमें, फिर उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन, क्रैकिंग है, और फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ नॉकिंग्स, एंटी नॉकिंग्स हैं। मतलब ऑन एंड एवरेज एक लेक्चर भी और लगेगा। एक लेक्चर में ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है, होपफुली कल हम इस पूरे चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट एल्कीन, फिर हम एल्कीन पर आएंगे। अच्छे से समझते चलेगा, हमने कहा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो तीनों चीजें होती हैं, तीनों अगर आपको अच्छे से आते हैं तो बाकी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस समय कोरोना चल रहा है, खाली बैठे हुए हो घर पे, बिल्कुल कहीं दूर दूर तक की किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं है, पूरा फुल यूटिलाइज कर सकते हो, फुल्ली यूटिलाइज करो। किसी समझदार ने कहा है कि जो एकांतवास होता है मूर्खों के लिए जेल की तरह होता है और समझदार के लिए स्वर्ग की तरह होता है। तो समझदार बनिए और फुल्ली यूटिलाइज करो, ठीक है ना। तो एकांतवास मिला है, फुल्ली यूटिलाइजेशन करो, पूरे साल का आउटपुट आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होम असाइनमेंट घर से सॉल्व करके लाइएगा। देखिए पिछली बार हमने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को मैं वापस फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है ना। उस दिन मैंने आपको आधा क्वेश्चन दिया था, हाफ, आधा क्वेश्चन दिया था। आज मैं पूरा फुल क्वेश्चन देता हूं। यहां CH3 लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है CH3 MgBr से, CH3 MgBr और हाइड्रोलिसिस के साथ, ठीक है ना। ये बन जाता है P। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, बन जाता है Q। मुझे प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा भाई, इससे बन जाएगा ये, ठीक है, इससे बन जाएगा ये। इसके बाद इसका करना है ओजोन, जिंक प्लस वाटर। कुछ ओजोनोलिसिस अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे अगर पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे जानते हैं, तो ठीक है, उनको सॉल्व करना है R। और R के बाद उसकी रिएक्शन करनी है डाइल्यूट NaOH से डेल्टा के साथ, बन जाएगा S, ठीक है ना। आपको बताना है P, Q, R और S क्या है। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको बता दूं मैं, ये पूरा एक पैसेज है, और पैसेज जानते हो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। P पे 3 नंबर, R पे 3 नंबर और S पे 3 नंबर, 3 नंबर पे 4 ऑप्शन, 3 क्वेश्चन थे इस कॉम्प्रिहेंसिव पे, और P, R, S में आपको बताना था। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने,
और आप इसको प्रॉपर तरीके से जितना आता है आप उसको सॉल्व करिएगा। कुछ चीज़ें मैंने ये कुछ आगे की दे दी है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जानते हैं, समझदार हैं। सॉल्व करिए, नेक्स्ट टाइम आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।